नमस्कार, 7 बजे समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष और सबसे पहले 20 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 75 चयनित शिक्षकों को प्रदान किया 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले शिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रुपए नगद के साथ प्रदान किया जाता है रजत पदक। मुख्यमंत्री ने प्रख्यात शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उन्हें दी विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस के अवसर पर 2,09,000 शिक्षकों को टैबलेट वितरण कर किया शुभारंभ। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 18,381 पछड़ी विद्यालयों को स्मार्ट क्लास का तोहफा। शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जताई खुशी। का इससे आगे भी अच्छा काम करने की मिलती है प्रेरणा। केंद्रीय मंत्री भागवत कृष्ण राव करार ने वाराणसी में कहा कि पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को व्यवसाय करने के दिए अवसर। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने वाराणसी में कहा देश ने 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड किया निर्यात। मछुआरों के लिए सरकार ने बनाई नीतियां। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अम्बेडकर नगर की टांडा तहसील क्षेत्र के चितौरा में प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को किट और फल किए वितरित। बरेली में आयोजित नगर निकाय वर्ग सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक में शामिल पार्षदों से जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाने का किया आह्वान। कानपुर देहात के बिकरूकान के गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने 23 अभियुक्तों को दी 10 वर्ष की कैद व 50,000 रुपए की जुर्माने की सजा। नक्सली फंडिंग केस में एनआईए ने वाराणसी और प्रयागराज समेत यूपी के 8 ठिकानों पर की छापेमारी। कई स्थानों से मिला नक्सली और देश विरोधी साहित्य। आजमगढ़ और मिर्जापुर में मोबाइल के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले 6 आरोपियों को एटीएस ने किया गिरफ्तार। टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयुक्त होने वाले उपकरण किए बरामद। मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए शांतिपूर्ण उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 49.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज किया नामांकन। नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु जनपद न्यायाधीश लखनऊ अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी। यह वाहन तहसीलों और गांवों में जाकर लोगों को देगी जानकारी। कुकरेल नदी के डूब क्षेत्र में 85 कॉम्प्लेक्स, शोरूम और दुकानों को एलडीए ने ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। ये सभी इमारतें अवैध रूप से बनाई गई थी। एलडीए सीजी सिटी में शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज फूड जोन विकसित करेगा। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजन खाने को मिलेंगे। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की अपील। का इस अवसर पर दर्शन के लिए बीमारों और बुजुर्गों को लाने से बचे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बांके बिहारी और श्री जी पहनेंगी मथुरा जेल के बने हुए कपड़े। 8 कैदियों ने 1 सप्ताह में बनाए सुंदर कपड़े और बिछौना।
आईसीसी विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की हुई घोषणा। रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या बनाए गए उप कप्तान। शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन टीम में शामिल। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा है। राष्ट्रपति ने 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से जुड़े 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से जुड़े 12 शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार और 1 रजत पदक दिया गया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज के दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती ही है और अपने शिक्षक भी याद आते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से निष्ठावान शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ। आज के दिन मुझे अपने आदरणीय शिक्षक तो याद आती ही है, ये बच्चे भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में पढ़ाया था। उन बच्चों के प्यार को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती हूँ। किसी के भी जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। अनेक शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H हेड और तीसरा H है हैंड। हार्ट या हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से है। हैंड या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति तथा पठन पाठन से है। हैंड या हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। 3H पर आधारित इस प्रणाली का ही रूप महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों में पाया जाता है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 94 शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर 2,09,000 शिक्षकों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 18,381 परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट क्लास और 880 ICT लैब का भी उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए कहा कि शिक्षकों के पास नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए कुछ नया करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि विद्यालय की साफ सफाई रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 वर्ष पहले जिन शिक्षकों के नाम सम्मानित करने के लिए दिए गए थे उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जो स्कूल जाते ही नहीं थे। मैंने ऐसे शिक्षकों को सम्मानित करने से मना कर दिया था क्योंकि इसका संदेश सही नहीं जाता। आज मैं जिन शिक्षकों को सम्मानित कर रहा हूं, मुझे खुशी है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और ऐसे लोगों को सम्मानित करने से समाज में सही संदेश जाता है और लोग इससे प्रेरणा भी लेते हैं। जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, कोई 100 साल पुराना है, कोई 150 साल पुराना है, कोई 125 साल पुराना है, कोई 90 साल, कोई 75 साल, कोई 50 साल। आप याद करिए, पीढ़ियां निकल गई। पीढ़ियों को बनाने में इन विद्यालयों ने योगदान दिया। इन विद्यालयों की तो सबसे पहले जाकर के वर्तमान पीढ़ी को और जो शिक्षक है इन सबको सबसे पहले इस विद्यालय में जब जाते हैं तो पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। सही मायने में आरती उन विद्यालयों को उतारनी चाहिए, क्योंकि मौन खड़े रह करके अपने संसाधनों से उन्होंने भारत की पूर्व पीढ़ी को बनाने में, वर्तमान पीढ़ी को बनाने में अपना योगदान किया। आपके मन में जो कुछ भी नयापन है करने के लिए, उसको आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अपने योगदान के रूप में स्मरणीय बना सकते हैं।
और शिक्षक दिवस के अवसर पर जिन अध्यापकों को सम्मानित किया गया, उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि उनके कार्यों को सरकार ने सम्मान दिया है। ये वो अध्यापक है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। पहले की सरकारों का तो ऐसा था कि जो शिक्षक थे उनमें जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये बात कि बहुत से लोग इतना उत्कृष्ट कार्य नहीं करते थे, फिर वो पीछे छूट जाते थे। जो उत्कृष्ट कार्य नहीं करते थे वो आगे आ जाते थे और जो उत्कृष्ट कार्य करते थे वो पीछे छूट जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम जो कार्य करते हैं उन्हीं कार्यों से हमें पहचान मिल रही है और उन्हीं को देखते हुए हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कुछ बैचेस ऐसे निकले हैं जहां अध्यापकों को मंच पर सम्मान नहीं मिल सका है और हम बहुत सौभाग्यशाली और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से ये सम्मान प्राप्त हुआ। हम इसके लिए बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं और जो काम हमने किया है उसको और बेहतर ढंग से आगे भी करते रहेंगे, ऐसी हमारी प्रयास रहेंगे। शिक्षकों को ये गौरवान्वित महसूस हो रहा है और इस शिक्षक दिवस के अवसर पे पहले तो सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बधाइयों के साथ साथ कि आज हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमें इन जिम्मेदारियों का वहन करते हुए एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर समाज का भी निर्माण करना है। आज बहुत खुशी हो रही है सम्मान पा करके कि शिक्षकों का इस तरीके से सम्मान किया जा रहा है और बहुत खुशी है सर। बहुत सारा अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। और ये भी मेरा मानना है कि प्रत्येक सम्मान अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर भी आता है, तो निश्चित तौर पर यह सम्मान तो दिख रहा है, बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। लेकिन ये भी भान हो रहा है कि यह सम्मान हमें हमारे क्षेत्र में और जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि हमें जिम्मेदारियां वो मिल रही हैं जो देश के भविष्य का निर्माण करती हैं, इतिहास का निर्माण करती हैं। तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमें चरितार्थ करने का मौका मिलेगा कि युग निर्माता, इतिहास निर्माता और भविष्य निर्माता कहा जाता है। सब बहुत खुशी हो रही है। और इस अवसर पर कई अन्य संगठनों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया है। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में आयोजित एक समारोह में विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने लखनऊ के परिषदीय स्कूलों में अच्छा कार्य करने वाले 28 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। उन्होंने उन्हें प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में ज्ञानवती, प्रतिमा अवस्थी, अनुपम पांडे, वंदना गुप्ता, कमलकांत दीक्षित, शाहीन परवीन और शीला देवी वर्मा शामिल थे। G20 की तैयारियों पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नेशनल मीडिया सेंटर में इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और इन विशेष इंतजामों में हमने प्रयास किया है कि विदेशों से आने वाले प्रतिभागियों को भारत की संस्कृति एवं सभ्यता से रूबरू होने का मौका मिल सके। तैयारियां पूरी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर, जिसकी भव्यता ही अपने आप में दिखाती कि नए भारत की ये तस्वीर है। और इसके बीच में अगर आप हर वॉल पे देखेंगे तो किसी न किसी राज्य की स्पेशलिटी, वहां के डांसेस हो, वहां के टेम्पल्स हो, वहां का कल्चर हो, वहां की ट्रेडिशंस हो, उन सब के बारे में बताया गया है। और अगर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग एरियाज के नाम क्या दिए गए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, ऐसे अलग अलग महान नदियों के ऊपर उसके नामकरण किया गया है। अगर आप इसके कॉन्फ्रेंस रूम्स को देखोगे, कोई 50 सीटर, 70 सीटर, 100 सीटर, 150 सीटर, सबसे बड़ा हिमालय 300 सीटर से ज्यादा का क्षमता का है। यहाँ कियोस्क से लेकर उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लेकर कंप्यूटर से लेकर सब तरह की सुविधाएं दी गई। तो खाने का हॉल भी जो साथ में है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि नए भारत की बुलंद तस्वीर। लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ा सा साथ वाले हॉल में देखेंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हॉल नंबर 3 में जिस तरह से उस पर दिखाया गया है, फिर डिजिटल इंडिया इमर्सिव एक्सपीरियंस, ये भारत की एक नए भारत को दिखाने का एक अवसर है। डिजिटल करेंसी हो, भाषिनी हो, कॉमन सर्विस सेंटर हो, डिजिटल पेमेंट्स हो, इन सब के ऊपर बहुत सारा वहां पर प्रकाश डाला जाएगा, एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसी तरह से भारत के मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो उसके ऊपर भी एक प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है। ये सारे प्रयास इसलिए किए गए हैं कि जनता को दिखाया जा सके कि भारत क्या है। रिच कल्चर ट्रेडिशन के साथ साथ भारत की ये नई पहचान जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, चाहे वो चंद्रयान के माध्यम से हो, मंगलयान के माध्यम से, स्पेस सेक्टर में भारत ने क्या किया है, वो भी एक दिखाने का अवसर यहाँ पर है।
जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम का, ऑल वर्ल्ड फैमिली, उसका एक दर्शन यहाँ पर होगा जब दुनिया भर के लोग, मीडिया के नेता यहाँ पर एकत्रित होंगे। देखिए, भारत ने केवल नारा नहीं ये करके दिखाया है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बना, टर्की, सीरिया से लेकर नेपाल में भी मदद करने के लिए सबसे आगे आया। वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया भर के 160 देशों को वैक्सीन और मेडिसिन देने का काम भारत ने किया। तो भारत इसको एक बार नहीं अनेक बार पिछले 9 सालों में करके दिखाया। और इस बार G20 की अध्यक्षता में भारत के पास अवसर है अपनी कला, संस्कृति, साहित्य और नए भारत को दिखाने का। तो इसलिए मैंने कहा कि हम एग्जीबिशन के माध्यम से तो दिखा रहे हैं, लेकिन देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग करके हमने दिखाया कि कैसे भारत अलग अलग शहरों में क्या इसकी ताकत है, अलग अलग राज्यों की क्या विशेषताएं हैं। और दुनिया भर के लोगों ने माना कि जो कोई आज तक नहीं कर पाया वो भारत ने अब तक किया है। अपने कल्चर, ट्रेडिशन के साथ साथ नए भारत की उभरती तस्वीर को दिखाया है। एक मैं बात यहां पर कहना चाहता हूं, ये जो पूरे यहां की जिम्मेदारी है वो दूरदर्शन के सिर पे है और डीडी ने 78 ऐसे UHD और 4K कैमरास एयरपोर्ट, राजघाट, भारत मंडपम यहां पे लगाए ताकि उन शॉट्स को कैप्चर करके दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर्स को दिया जा सके और क्लीन फीड के रूप में देंगे ताकि दुनिया भर में दिखाएं। बर्ड आई व्यू कैमरास भी लगाए हैं ताकि वो व्यूज भी कैप्चर किए जा सकें जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है ये सफल जो ताकि और हमारा G20 बढ़ रहा है, ये इसमें हम सबके प्रयास, जो दुनिया भर के जो हमारे मीडिया कर्मी आएंगे उनके सुविधाओं से लैस ये पूरा एरिया होगा। और शायद ही कहीं पर मीडिया सेंटर मेन लीडर समिट के पास इतना हो जितना यहां पे किया गया है। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड़ ने वाराणसी में PM स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि यह छोटे दुकानदारों के लिए लाभकारी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद रेहड़ी और पटरी व्यवसाय के लिए व्यवसाय चलाना एक समस्या हो गई थी, लेकिन इस योजना ने उनके व्यवसाय को पुनः शुरू कराया और उसे बढ़ाने में भी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसकी सफलता हम सबको दिख रही है। इस अवसर पर मंत्रालय और जिले के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से शहरी विभाग में जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको मदद मिलती है। और वाराणसी में केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य मंत्री परषोत्तम रुपाला और कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद द्वारा रिवर रैंचिंग की गई। इस अवसर पर 1 लाख चिताला मछली के बच्चों को गंगा नदी में छोड़ा गया। इस अवसर पर मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। पिछली सरकारों ने मछुआरों के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। पिछले 70 सालों में इस पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि भाजपा सरकार के 9 वर्ष में ही 38,000 करोड़ रुपए इसके विकास के लिए खर्च किए गए हैं। मोदी जी की नीति है, मोदी जी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी का, उनके पुरोधाओं का चिंतन है कि अंतिम छोर पर खड़े आदमी को खड़ा करना है, लोकतंत्र में श्रद्धा रखना है। उसका अमल मोदी जी के द्वारा हो रहा है, तो गरीबों के कार्यक्रम चल रहे हैं। और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अंबेडकर नगर जिले की टाटा तहसील क्षेत्र में ग्राम पंचायत चितौरा में पहुंचकर एक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जानकारी ली तथा विद्यालय के आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों के क्रियाकलाप को भी देखा। इस अवसर पर बच्चों को किट एवं फल वितरित किए। राज्यपाल ने ग्राम सभा में साफ सफाई का अवलोकन किया तथा अस्पताल जाकर मरीजों का हाल जाना और फल वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी और समूह की महिलाओं के कार्यों को देखने के बाद उनकी सराहना भी की।
और एक बात ऐसी रखी जिसमें दाल चावल छोड़ दिया है तो वो इसमें डालते हैं। ये भी एक प्रकार की आदत अपनी सफाई अपने हाथ में। और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम की घोषणा की थी। नामांकन के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बड़ी संख्या में भाजपा के नेता मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने से पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यालय पर स्वागत करते हुए कहा कि डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे सीनियर नेता हैं, उनकी जीत तय है। गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी बनकर के उभरी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नॉमिनेशन में हम सब जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा जी हम सबके बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ साथी हैं और उनका नॉमिनेशन होगा और वो चुनाव जीतेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 49.42% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपचुनाव को निष्पक्ष, सकुशल और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करते रहे। बड़ी संख्या में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के साथ ही 2 जोनल एवं 27 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी। उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखा गया। और बरेली में नगर निकाय वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पार्षदों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। पार्षदों से जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो लोग भी इस कार्यक्रम से प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं वह जनता तक सरकार की योजनाओं को ले जाने का काम करेंगे। घोसी उपचुनाव पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि घोसी में भाजपा की एक तरफा जीत हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ रहा है। सरकार सबका साथ, सबका विकास पर लगातार काम कर रही है। प्रशिक्षण वर्ग में समाहित करके उनको क्षेत्र में जनता के बीच में किस ढंग से काम करना है, भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रशिक्षित करके जनता की सेवा के लिए तैयार करने का काम करती है। ऐसे अवसर पर मैं अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, वहां कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिल रहा है। और मान्यता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बांके बिहारी को मथुरा जेल में बने हुए कपड़े पहनाए जाएंगे। मथुरा जेल अधीक्षक से कैदियों ने इस तरह की इच्छा जाहिर की थी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उनके द्वारा बने कपड़े भगवान श्री कृष्ण को पहनाया जाए। अनुमति के बाद 8 बंदियों ने यह पोशाक तैयार की है। इसको बनाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगा है, जिसमें बांके बिहारी जी को पहनाई जाने वाली पोशाक, बिछौना, कमरबंद, चोटिला और श्री जी का लहंगा भी शामिल है। इस बार जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी जी की जो पोशाक होगी जन्माष्टमी के दिन जो पहनाई जाएगी, वो मथुरा की जेल में बने कैदियों के द्वारा बनाई हुई पोशाक, वो जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान बांके बिहारी को पोशाक पहनाई जाएगी। ये बहुत बड़ी जानकारी आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा। और राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु जनपद न्यायाधीश लखनऊ अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विभिन्न तहसीलों और गांवों में जाकर लोगों को जानकारी देगा कैसे लोग छोटे छोटे मामलों को आपस में बैठकर निपटा सकते हैं। इसके अलावा कई मामलों को कानूनी रूप से लोक अदालत में भी निपटाया जा सकता है, जिससे मुकदमों का भी भार कम होगा और लोगों को त्वरित न्याय भी मिल सकेगा। आप सभी लोग अवगत हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 सितंबर को सभी पूरे प्रदेश एवं देश में किया जा रहा है और इसी उद्देश्य के लिए वादकारियों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी हो सके, इसलिए आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज वैन रवाना की गई है यहाँ से
लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु। और हम लोग लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का निस्तारण हो सके आपसी सुलह समझौते के आधार पर, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सभी अग्रसर हैं। और न्यायालय में भी लगभग 20,000 केसेस नियत किए जा चुके हैं। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। नक्सली है मामले में एनआईए का प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया जिले में छापेमारी की गई। प्रदेश में नक्सली फंडिंग के मामले में एनआईए ने यह छापेमारी की है। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में भी एनआईए की टीम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सीमा आजाद के घर पर भी छापेमारी कर रही है। इस मामले में सीमा आजाद से जुड़े 4 स्थानों पर छापेमारी की गई है। सीमा आजाद के पति विश्व विजय पहले ही भड़काऊ साहित्य और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल जा चुके हैं। सीमा आजाद का नाम फोन टेप के जरिए जासूसी मामले में भी सामने आया था। पुलिस की छापेमारी अभी भी जारी है। वहीं देवरिया में भी एनआईए की टीम ने उमान नगर मोहल्ले के राजेश आजाद के घर जाकर गहन छानबीन की है। राजेश लगातार आजमगढ़ हवाई अड्डे हेतु किसानों की भूमि लेने के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। एनआईए टीम राजेश के 2 मोबाइल सिम और एसडी कार्ड सहित साहित्य व पत्रिकाएं भी ले गई है। राजेश किसान आंदोलन में दिल्ली बॉर्डर और अन्य स्थानों में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे हैं। वहीं चंदौली में कुंभापुर गांव में एनआईए टीम ने छापेमारी कर नक्सल मूवमेंट से जुड़े कागजात और डायरिया अपने कब्जे में ले ली है। माओवादी संगठन से रोहित राय के तार जुड़े होने की बात सामने आई है। एटीएस की टीम ने सोमवार को आजमगढ़ में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया। अलग अलग थाना क्षेत्रों से टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ दबिश देकर 6 शातिरों को गिरफ्तार करने के साथ ही टेलीफोन एक्सचेंज में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, सिम, लैपटॉप, टैबलेट, राउटर आदि भी बरामद किया है। यूपी एटीएस को इस बात की सूचना मिल रही थी कि आजमगढ़ जिले में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से गेटवे को बाईपास कर इंटरनेशनल कॉल कराई जाती है, जिससे कॉलर की पहचान नहीं हो पाती है और राजस्व का भी नुकसान होता है। तफ्तीश में पुष्टि होने के बाद यूपी एटीएस की टीम ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस गिरोह में अभी और लोगों के भी शामिल होने की आशंका है। एटीएस की दबिश जारी है। और विश्व स्पाइनल कार्ड दिवस के अवसर पर आज एम्स रायबरेली में पीएमआर विभाग में स्पाइनल कार्ड इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने किया। यह सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। स्पाइनल कार्ड शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग होता है जो मस्तिष्क द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराता है। डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने बताया कि आज रायबरेली एम्स में 6 बेड का स्पाइनल कार्ड वार्ड का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर ऐसे मरीजों का इलाज होगा जिसका इलाज मुश्किल होता है। एम्स में सुविधा मिलने के बाद आसपास के जिलों के लाखों मरीजों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर स्पाइनल कार्ड से पीड़ित मरीजों के लिए हेल्पलाइन नंबर 8887420197 भी जारी किया गया है। कई सारे इक्विपमेंट हैं जिसमें मरीज की ज़रूरत के हिसाब से उसको इलाज दिया जा सकता है। ज़्यादातर इसमें एक्सरसाइजेज हैं, चलने का तरीका है, या वो किस तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाए उसको उस विषय में ट्रेनिंग दी जाती है। आज का जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डे जो हम मना रहे हैं 2023 में, ये इसका जो आज का हमारी थीम है इस साल की कि गिव असिस्टेंस टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स। उनको जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे सुधारा जाए, जिससे कि वो समाज के हर काम में, पढ़ाई लिखाई में, अपनी नौकरी में उचित तरह से, अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो सकें। तो साथ समाचारों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।